हेलो, नमस्कार। द डेस्टिनेशन आईएएस की तरफ से मेन सीरीज का ये 7वां खंड 7वां टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत है। छठे टॉपिक में हमने मुंगेर मामले को लेकर के आपको डिस्कशन दिया था और ये कहा था कि कानून व्यवस्था से संबंधित 2 मामले हम आपके सामने लेकर आएंगे। उसमें एक मुंगेर मामला था और दूसरा शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोर्ट का फैसला था। इसमें शाहीन बाग अब भारत के लोगों के लिए अनजाना नहीं है, फिर भी संक्षेप में हम उस घटनाक्रम को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सीएए और एनआरसी के विरुद्ध 15 दिसंबर से लेकर के 24 मार्च तक कुल 101 दिन शाहीन बाग प्रदर्शन नाम से एक धरना आयोजित किया गया, जिसको बेसिकली महिलाएं लीड कर रही थीं। ये जो धरना स्थल था वो एक रोड था जिसका नाम था कालिंदी कुंज रोड की खासियत ये थी कि ये शाहीन बाग और नोएडा के बीच का लिंक रोड था और इसका परिणाम, इस धरना प्रदर्शन का परिणाम यह था कि नोएडा और शाहीन बाग के बीच इन लोगों ने कनेक्शन ब्रेक कर दिया। परिणाम ये हुआ कि नोएडा के तमाम लोगों को बड़ी लंबी दूरी तय करके अपने ऑफिसेज, अपने काम पर जाना पड़ा और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। ये 3-3.5 महीने प्रदर्शन चलता रहा। तो 3-3.5 महीने पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने ठप रखा बिल्कुल से। इवन शुरुआती दिनों में स्कूल के बसेज, एम्बुलेंस वगैरह भी उधर से नहीं गुजरने दिया गया। इसको खत्म कराने की कोशिश में दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम समझौता वार्ताएं हुई। उसके बाद उस पर बात नहीं बनी तो फिर कोर्ट ने अपना अलग से मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थों ने 3 राउंड की बात की, फिर भी कोई बात नहीं बनी। उसके बीच कोरोना विस्फोट हो गया। कोरोना विस्फोट के दौरान जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 23 मार्च को ऑलरेडी 21 दिन के लिए कर्फ्यू अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद से 24 मार्च को इन्हें जबरदस्ती खाली कराया गया और इस तरह से ये प्रदर्शन समाप्त हुआ था। लेकिन इस प्रदर्शन ने कुछ प्रश्न छोड़े हमारे शासन व्यवस्था के लिए, कुछ प्रश्न छोड़े हमारे संविधान के लिए, कुछ प्रश्न छोड़े हमारे मूलाधिकार के लिए और हम उन सबको अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। इसको लेकर के, इस प्रदर्शन को लेकर के नंद किशोर गर्ग नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 3 जजों की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, इन 3 लोगों ने इस याचिका की सुनवाई की और सुनवाई के जरिए उन्होंने एक व्यवस्था दी। नो डाउट बेहतरीन व्यवस्था है। पहले हम उनके जजमेंट को समझ लें, फिर उस जजमेंट के पीछे की चीजें समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड हमारे जो मूलाधिकार के मसले हैं उनको समझेंगे। ये जो आपका विरोध प्रदर्शन था, इस विरोध प्रदर्शन में अंबेडकर की बड़ी बड़ी जो मूर्ति तो नहीं कहेंगे, फोटोज लगाए गए थे, संविधान बचाओ का नारा दिया गया था, संविधान कहीं जा रहा था, इनकी नजर में कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो कितना संविधान ये बचा रहे थे, कितने संविधान का इन्हें ज्ञान था, इन सब चीजों को हम चर्चा में ले आएंगे। पहले हम जजमेंट देख लें। जजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही वो ये कि अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) ये दोनों संविधान की आधारशिलाओं में से एक हैं। ये आपका पिलर है संविधान का, इसे हम छोड़ के नहीं जा सकते। अनुच्छेद 19(1)(a) ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19(1)(b) ये शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। यानी कि ये दोनों चीजें आप कहीं भी विदाउट आर्म अपना पीसफुली सम्मेलन कर सकते हैं और आपको अगर किसी को लेकर के, किसी बात को लेकर के विरोध करना है तो विरोध भी अभिव्यक्ति के तहत आता है और वो अनुच्छेद 19(a) के तहत बाधित नहीं की जा सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरी चीज कि राज्य को निर्देश दिया गया कि ये जो चूंकि आधारशिलाएं हैं, इसीलिए राज्य को इन अधिकारों का सम्मान करना होगा। चाहिए नहीं, होगा। आपको ये मानना ही पड़ेगा
नहीं मानेंगे तो हम मनवाएंगे, अनुच्छेद 32 के तहत, 226 के तहत हम मनवाएंगे आपको, मानेंगे क्यों नहीं, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है। ये 19(1)(a) आपको सिक्योर करता है कि आपके भीतर कोई गुस्सा है, गम है तो इजहार करें, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ये कुछ कर्तव्यों से भी जुड़ा हुआ है। आप अधिकार प्राप्त करने का दावा तभी कर सकते हैं जब आप कर्तव्य भी निभा रहे हों। अगर आप कर्तव्य नहीं निभा रहे तो आप अधिकार के अधिकारी भी नहीं हो सकते। तो विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें आप अपने कर्तव्यों को भी समझें। आप नहीं समझेंगे तो आपको समझाया जाएगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे समझाया जाएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज इसने कही वो ये कि आप विरोध प्रदर्शन करें तो आपका जो ये कर्तव्य है उसमें एक को इसने पूरी तरह से डिनोट कर दिया कि वो कर्तव्य क्या है। तो नागरिकों की आवाजाही, इसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। विरोध करिए, आप विरोध करने के लिए आप विरोध करिए, जो आपका मैटर है उसे प्रकाश में लाइए, लेकिन आप किसी दूसरे का रास्ता रोक देंगे तो दूसरे का रास्ता रोकना अनुच्छेद 19(1)(d) का उल्लंघन हो जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19(1)(d) है। और एक अधिकार दूसरे का विरोधी नहीं होता, पूरक होता है। तो आप विरोध प्रदर्शन के अधिकार से नागरिकों की आवाजाही के अधिकार को रोक नहीं सकते, यह अधिकार नहीं मिल जाता आपको। अगली चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने ये कहा कि प्रशासन को यह निर्देश है प्रशासन के लिए कि ऐसे प्रदर्शनकारी, कैसे प्रदर्शनकारी, जो अपने अधिकार के नाम पर दूसरे का अधिकार हनन कर रहे हैं, ऐसे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हमारे आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट से आदेश आएगा तब हम हटाएंगे। आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है और जो उपलब्ध कानून है वो अलाउ करते हैं, उनको आप हटाइए। कोर्ट का इंतजार मत करिए कि कोर्ट कहेगा और तब आप उनको हटाएंगे। आप हटाइए, क्योंकि ये लोग अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है, सिर्फ अधिकार के प्रति सचेत हैं, और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। ऐसे लोग, तो ऐसे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार न करें। प्रशासन को ये सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि ऐसा प्रदर्शन आपको करना है तो उसके लिए उचित जगह सड़क नहीं है, उसके लिए उचित जगह कोई निर्धारित स्थान है। जाइए रामलीला मैदान में जाके वहां करिए ना, 101 दिन नहीं 1001 दिन बैठिए, आपको कौन रोकता है। रोज भाषण दीजिए सीए एनआरसी के विरुद्ध, कौन रोकता है आपको। लेकिन दूसरों को रोकिएगा आप, उनको आने जाने नहीं दीजिएगा, बच्चों को स्कूल नहीं आने जाने दीजिएगा, पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं आने जाने दीजिएगा, और आप कहिएगा कि संविधान का हम रक्षा कर रहे हैं, तो ये रक्षा नहीं चलेगी। ये आपको, यानी कि धरना प्रदर्शन जो करना है वो सड़क पर नहीं करना है, निर्धारित स्थान पे जाइए जहां बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। ये कोर्ट का फैसला है। अब इस फैसले के आईने में हम अपने संविधान के प्रावधानों को समझेंगे। चलें अब हम फैसले के निहितार्थ समझें कि आखिर कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया प्रशासन को कि भाई आप हमारा इंतजार न करें, अगर विरोध प्रदर्शन इस टाइप का होता है तो आप इनको खाली कराएं। तो उनको हमें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप समझना होगा। अनुच्छेद 19(1)(a) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। हमारे भीतर जो कुछ है वो हमें बोलने की स्वतंत्रता है। अगर सीएए को हम गलत मानते हैं, देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के विरुद्ध मानते हैं, मुसलमानों के विरुद्ध मानते हैं, दलितों के विरुद्ध मानते हैं, तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। वो अकेले भी कर सकते हैं। और 19(1)(b) ये कहता है कि फ्रीडम टू असेंबल पीसिएबली एंड विदाउट आर्म, हम शांतिपूर्ण और बिना हथियार के हम असेंबल भी हो सकते हैं। 2, 4, 10, 20 लोग, 2000, 10,000 लोग भी असेंबल हो सकते हैं, उनके हाथ में हथियार नहीं है
और अगर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो करने का अधिकार इन्हें है। और शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन के पैटर्न को आपने जो देखा उसमें महिलाएं थीं, बच्चे थे और उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था और उनके दिलों में सीएए एनआरसी को लेकर के गुस्सा था। उस गुस्से को वो निकाल रही थी, भाषण के जरिए कह रही थी, विरोध प्रदर्शन अपना जता रही थी और वो संविधान प्रदत्त इन दो अधिकारों के अनुरूप था। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी संविधान के उसी अनुच्छेद का जो अगला खंड है, सी को छोड़ दें, डी पर आए तो डी ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी फ्रीली मूव करने का, अबाध संचरण का अधिकार है। अबाध संचरण के अधिकार को सरकार नहीं रोक सकती। मूलाधिकार सरकार के विरुद्ध आपको मिलते हैं, सरकार उसको नहीं रोक सकती। और जब सरकार नहीं रोक सकती तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपने उसे रोका, आपने नोएडा का संपर्क, शाहीन बाग का संपर्क काट दिया बिल्कुल से। तो वो जो 3-3.5 महीने आपने लोगों की आवाजाही रोकी, तो आपने अपने ये दो अधिकार सिक्योर किए और इस तीसरे अधिकार को आपने मार दिया बाकी लोगों के। और ये अधिकार आपको अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो, अर्थात एक अधिकार के एक्सरसाइज के दौरान किसी दूसरे के अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, तो संविधान में उसकी भी व्यवस्था है। ये जो है आपका, ये जितने अधिकार हैं वो कहीं भी आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उनके साथ कुछ कर्तव्य बताए गए हैं जिन्हें आपको पालन करना है। और उस कर्तव्य में ध्यान दें, ये जो है ये 19 आर्टिकल 19(2) है और ये आर्टिकल 19(3) है। ये भी संविधान में ही है। और आर्टिकल 19(2) ये कहता है, विभिन्न आधार वो बताता है कि बोलने को आप बोल सकते हो, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर इन चीजों के विरुद्ध बोलोगे तो तुम्हारी जुबान पे ताला लगाया जा सकता है। उसमें कई आधार हैं, लेकिन हम सिर्फ उन आधारों की चर्चा करेंगे जो शाहीन बाग से संबंधित है। 19(2) ये कहता है कि आप सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके खिलाफ नहीं बोल सकते। याद करिए शरजील इमाम को, इस शाहीन बाग प्रदर्शन का मास्टरमाइंड जो था, क्या कहा था उसने? चिकन नेक को घेर लो और पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से काट दो। आप देश की सॉवरेंटी से भी और देश की इंटीग्रिटी के साथ खेल रहे हैं और ये खेलने की इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। अगली चीज, द सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट। सेम एग्जाम्पल, आप इस राज्य की सुरक्षा सोचिए। इन प्रदर्शनों का आफ्टर ऑल इफेक्ट कहां आया? आफ्टर ऑल इफेक्ट आया दिल्ली दंगों के रूप में। इधर प्रदर्शन चल रहे हैं, इधर दंगे चल रहे हैं। और वो दंगे कब हो रहे हैं? जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर है। और वो भी दंगे कहां हो रहे हैं? तो कैपिटल ऑफ इंडिया में हो रहे हैं। क्या इसको माफ किया जा सकता है? आप अपने कर्तव्य नहीं याद करेंगे, सिर्फ अधिकार याद रखेंगे आप। अगली चीज, पब्लिक ऑर्डर। अगर लोक व्यवस्था कहीं भंग होती है तो आपके जुबान पे ताला लगा सकती है सरकार। और आप तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही भंग किए हुए थे। पीछे के जितने लोग हैं उनको आपने तोड़ा हुआ था। आप उनको नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा आने जाने नहीं दे रहे थे। आपको हटाया जा सकता था। अगली चीज, डिसेंसी और मॉरलिटी, लोक व्यवस्था और सदाचार। आपने ऐसे भी वीडियो उस दौरान देखे होंगे कि इधर मंच पर भाषण चल रहा है और उधर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। वो नैतिकता सदाचार के विरुद्ध था। हालांकि उसको चलिए हम हटा देते हैं। अगली चीज, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। आप बोल सकते हैं लेकिन आप किसी अपराध को उत्प्रेरित करने वाली बात नहीं बोल सकते। और आप वो कर रहे थे। कर क्या रहे थे? आपने करके दिखा दिया। जो अपराध की उत्प्रेरणा थी तो उसमें जितनी जिम्मेवारी कपिल मिश्रा जैसे लोगों की थी उतनी ही जिम्मेवारी इधर से भी थी।
दोनों लोगों ने बोला अपराध को आपने, और वो अपराध गंभीर अपराध, कितने भयंकर दंगे दिल्ली में, तो आपको ये चीज अलाउ नहीं की जा सकती है। अगली चीज कि असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये अधिकार जो आपको मिलता है वो 2 कर्तव्यों के अधीन मिलता है। ये बोलने वाला अधिकार है, इतने के अधीन, ये सब करिएगा तब बोलिएगा, इसके अगेंस्ट जाइएगा तो बोलने नहीं दिया जाएगा। अगली चीज कि आपके पीसफुली असेंबल होने का जो अधिकार है, वो अधिकार आपको 2, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आप इकट्ठे हो सकते हैं, तो भारत के विरुद्ध अगर आप इकट्ठे होंगे तो आपको मसल दिया जाएगा। आप भारत के संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध कोई सम्मेलन नहीं कर सकते, और करेंगे तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक ऑर्डर को भंग करने की कोशिश करने के लिए अगर आप करते हैं, आपने असेंबली अपनी जो करी है, आप जो लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं, अगर उसका उद्देश्य ये है कि आप पब्लिक ऑर्डर को भंग करना चाहते हैं, जैसा कि डिलाइबरेटली था कि हमें इसको इससे काट देना है, इसीलिए यहां बैठे रहना है, यहां से नहीं हटेंगे, इसके अधीन ही अधिकार नहीं मिलेगा आपको। यानी कि आपको ध्यान से समझें कि 19(1)(b) तभी मिलेगा जब आप 19(3) को फॉलो करें, और 19(1)(a) तभी मिलेगा जब आप 19(2) को फॉलो करें। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ध्यान दें, साथ में 19(1)(d) भी है कि ये तो आपसे रिलेटेड हो गया और ये दूसरे से रिलेटेड हो गया। आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकते, तो 19(1)(d) भी है। अब अगर आप करते हैं तो क्या करेगी सरकार? तो ध्यान दें, अभी जो कोर्ट ने कहा कि हमारा इंतजार आप मत करिए, आपके पास जो है उससे आप हटाइए इनको, क्यों कहा? 19(2) से लेके 19(5) तक सेम वर्डिंग का इस्तेमाल है संविधान में, और वो क्या वर्डिंग है कि नथिंग शैल अफेक्ट इन रेफरेंस ऑफ 19(2) या फिर ये आपका 93, 94, 95, 96, सॉरी 6 नहीं है, 5 तक। तो नथिंग शैल इफेक्ट, कुछ भी रोकेगा नहीं, प्रभावित नहीं करेगा, किस चीज से? ध्यान दें, द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि इसमें से कोई भी अगर आप ये नहीं करते और ये कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका पालन नहीं करते और आप ये कर रहे हैं, तो सरकार के पास जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको एक्सरसाइज कर सकती है और सरकार रोकी नहीं जाएगी कोर्ट द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे 144 धारा लगी हुई है और 144 में आप 5000 लोगों को लेके बैठे हुए हैं, तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से सरकार कार्रवाई कर सकती है। बाबा रामदेव आपको याद होंगे, रामलीला मैदान आपको याद होगा, लड़कियों के कपड़े पहन के भागने पड़े थे उनको, और अपराध उनका सिर्फ ये था कि 5000 की जगह 50,000 की भीड़ लेके पहुंच गए थे, 5000 की अनुमति थी, 50,000 लेके पहुंचे थे, सरकार ने दौड़ा लिया था। पब्लिक ऑर्डर भंग नहीं कर सकते आप। तो ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस लॉ के हिसाब से सरकार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप इसको डिसोबे कर रहे हैं और मान लें कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन ये चीज हो रही है, आप देश की संप्रभुता अखंडता के विरुद्ध बोल रहे हैं, आप देश के विरुद्ध इकट्ठा हो रहे हैं, आप पब्लिक ऑर्डर को भंग कर रहे हैं, आप नैतिकता सदाचार के विरुद्ध जा रहे हैं और इसे रोकने का कानून नहीं है, तो नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिगार्डिंग दिस। सरकार के पास यदि कानून नहीं है तो सरकार इसको आपसे ओबे कराने के लिए कानून भी बना सकती है। अब सोचिए कि ये वो लोग थे जो बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी बड़ी फोटो लगाए हुए थे, संविधान बचाओ लिखा हुआ था, संविधान के ये प्रावधान उन्होंने पढ़े थे क्या? क्या आपका संविधान जो ये देता है उसके साथ में ये पढ़ने के लिए नहीं कहता? आपने संविधान को इस तरीके से समझा कि सिर्फ आपके जो अधिकार हैं वही आपका संविधान है, आपका जो कर्तव्य है वो आपका संविधान नहीं है। आप ये कौन सा संविधान बचा रहे थे जिसमें एक अधिकार की पूर्ति के लिए दूसरे के अधिकार को आप हनन कर रहे थे? ऐसी स्थिति में
आप जो ये दावा कर रहे थे, उस वक्त चंद्रशेखर रावण जैसे लोग भी गए थे संविधान बचाने के लिए, हर्षमंदर जैसे लोग भी गए थे संविधान बचाने के लिए, ये सभी लोग संविधान बचाने वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग, कम से कम हर्षमंदर बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनकी इज्जत की जाती है। क्या ये नहीं पढ़ा था उन्होंने? क्या ये मिला है? और ये किस लिए लिखा है? झुनझुना बजाने के लिए लिखा है? कौन सा संविधान बचा रहे थे आप? देश को बचा नहीं सकते, संविधान बचा रहे थे। तो संविधान के नाम पर विफूल किया जा रहा था जनता को, और इसलिए कोर्ट ने, आगे मैं कोर्ट का अंश आपको बताता हूं, कि कोर्ट ने कहा, ये उसका डिसीजन है कि स्वशासित लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों का स्वरूप औपनिवेशिक शासन के दौर वाला नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट का डिसीजन है। ये स्वशासित अंग्रेज नहीं शासन कर रहे, ये हमारा चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार में आप उस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरह का गांधी जी करवाया करते थे, ये नहीं चलेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट डिसीजन है कोर्ट का, कि उसने कहा है कि स्वशासित लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों का स्वरूप औपनिवेशिक शासन के दौर वाला नहीं होना चाहिए था। अब उन लोगों को हम मैसेज दे दें जो बाबा साहब का चित्र लगा करके और संविधान बचाने की बात कर रहे थे, बाबा साहब ने इस पर क्या कहा? अंबेडकर ने दो बातें कही, मैं आपको बता रहा हूं। अंबेडकर का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं आपको। अंबेडकर ने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र को कायम करने हेतु हमें अपने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक पद्धतियों पर भरोसा रखना होगा। आपको संवैधानिक पद्धतियों पर भरोसा रखना होगा। आप सामाजिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त, जो आपके संविधान ने दिए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए संवैधानिक पद्धति दी गई है आपके सामने। संवैधानिक पद्धति क्या है? सीए आपको नहीं पसंद, एनआरसी नहीं पसंद, ठीक है, नहीं पसंद तो आइए ना, उसके लिए अलग से हमने संस्था बनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट, लेके जाइए, लड़िए, बोलिए कि ये गलत है। अगर उसको गलत लगेगा तो उसको नल एंड वाइड घोषित कर देगा। ये संवैधानिक पद्धति है। और ये कौन कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि वास्तविक लोकतंत्र को कायम करने हेतु हमें अपने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक पद्धतियों पर भरोसा रखना होगा। दूसरी बात वो क्या कहते हैं? उन्हीं का स्टेटमेंट है कि सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का भी परित्याग करना होगा। सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का भी परित्याग करना होगा। आगे वो कहते हैं कि ये सब पद्धतियां तभी तक उचित थीं जब तक हमारे पास विरोध प्रदर्शन की कोई संवैधानिक प्राविधि नहीं थी। ये जो पद्धतियां हैं, अंबेडकर बाबा कहते हैं कि ये जो पद्धतियां हैं, सविनय अवज्ञा, विरोध प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, ये तब तक उचित था जब तक हमें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त था। हम अंग्रेजों के राज में जी रहे थे, हम गुलाम थे, हमें कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। अब हमें वो अधिकार प्राप्त हैं, और संवैधानिक रूप से आपके पास ये चीज है, भाई आपके अधिकार का हनन होता है, अनुच्छेद 32 के तहत जाइए। आप किसी कानून से सहमत नहीं है तो संवैधानिक व्याख्या के लिए कोर्ट के पास जाइए। संवैधानिक पद्धतियां जब दी हुई हैं वहां लड़िए। आप सड़क पर लड़ रहे हैं और सड़क पर लड़ करके पब्लिक ऑर्डर को भंग कर रहे हैं, इसकी इजाजत आपका संविधान आपको नहीं देता। इसलिए बेहद स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि स्वशासित लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों का स्वरूप औपनिवेशिक शासन के दौर वाला नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले टॉपिक में। चलिए, शाहीन बाग पर डिस्कशन के बाद से मेन सीरीज 6 पर, जो कि मुंगेर मूर्ति विसर्जन पर केंद्रित था, उससे संबंधित प्रश्न ले लें। प्रश्न यह है कि मुंगेर मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा की घटना में पुलिस प्रशासन के सीखने के लिए बहुत कुछ है, इस कथन की व्याख्या करें। इस प्रश्न को लिखें, लिख करके, और भेज तो आप सकते नहीं, लेकिन आपको, हाँ, इस दौरान जो वीडियो जा रहे हैं आपके पास, उनसे संबंधित यदि कोई सुझाव आपके पास है या किसी विषय पर आप विशेष वीडियो चाहते हैं तो उस संबंध में हमें आप कमेंट करके सूचित करें ताकि उस पर काम किया जा सके। धन्यवाद।